हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी सोशल साइंस से भूगोल का पहला लेसन संसाधन एवं विकास पढ़ेंगे। इस लेसन में हम लोग जानेंगे संसाधन यानी रिसोर्सेज क्या हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधनों के विकास के बारे में पढ़ेंगे, संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, संसाधनों के संरक्षण के बारे में भी जानेंगे। भूमि संसाधन, भारत में भूमि उपयोग प्रारूप, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय भी पढ़ेंगे। मृदा अर्थात मिट्टी जो कि भूमि की ऊपरी परत पर पाई जाती है, इसका वर्गीकरण यानी भारत में मिट्टियों के प्रकार, उनकी उपयोगिता, भारत में उन मिट्टियों के प्रमुख क्षेत्र आदि के बारे में भी जानेंगे। जैसे आपने सुना होगा जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी आदि कई प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। मृदा अपरदन क्या है, मृदा के संरक्षण के उपाय के बारे में भी इस लेसन में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांवों और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाती हैं? ऐसी वस्तुओं की एक सूची तैयार करें और इनको बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों का नाम बताएं। तो ऐसे हम बहुत सी चीजें बता सकते हैं, जैसे कुर्सी, मेज, पंखा, टीवी, साइकिल, मोटरसाइकिल, कारें आदि बहुत सी वस्तुएं हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी यानी तकनीक अर्थात जिसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन कहलाती हैं। फिर से समझेंगे। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वह वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, ऐसी प्रत्येक वस्तु संसाधन कहलाती है। जैसे मान लीजिए भूमि में लौह अयस्क पाया जाता है, लेकिन उसको पिघलाकर लोहे से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाने की टेक्नोलॉजी उपलब्ध ना होती तो क्या लोहा हमारे लिए संसाधन होता? नहीं होता। तो इस प्रकार जिन वस्तुओं को बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है उन्हीं को संसाधन कहते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित होती है। देखिए, पर्यावरण में जो वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, बहुत सी वस्तुएं बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल में नहीं आती हैं, उनमें परिवर्तन करना पड़ता है। तो परिवर्तन की प्रक्रिया प्रकृति पर, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध पर निहित होती है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। देखिए, इस चित्र के माध्यम से प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य अंतर संबंध को प्रदर्शित किया गया है। देखिए, मानव विभिन्न प्रकार की संस्थाएं बनाकर प्रकृति और प्रौद्योगिकी के साथ क्रिया करके विभिन्न प्रकार के संसाधनों का निर्माण करता है। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम होता है, अर्थात संसाधनों को मानव के उपयोग के लायक बनाने के लिए उसमें मनुष्य द्वारा बहुत सी क्रियाएं करनी पड़ती हैं। जैसे मान लीजिए भूमि की ऊपरी परत मिट्टी संसाधन तो है, लेकिन इससे सीधे कुछ उत्पन्न नहीं होगा जब तक कि मनुष्य उस पर मेहनत करके जुताई बुआई करके कृषि नहीं करेगा। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है, अर्थात संसाधनों को उपयोग के लायक बनाने के लिए मनुष्य स्वयं कार्य करता है, इसलिए मनुष्य भी एक प्रकार का महत्वपूर्ण संसाधन हो गया। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं, अर्थात मनुष्य पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में बदलता है, फिर उन्हें इस्तेमाल करता है। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है, अर्थात संसाधनों को कितने रूपों में बांटा गया है या संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो आइए समझते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। देखिए, पहला तो है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो तरह के होते हैं, जैव और अजैव संसाधन। इनकी डिटेल अगले पृष्ठ में दी गई है, तो यहाँ पर हम केवल नाम इनके समझ लेते हैं। दूसरा है समाप्यता के आधार पर संसाधन के प्रकार, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। इसी प्रकार स्वामित्व के आधार पर
व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। विकास के स्तर के आधार पर संभावी संसाधन, विकसित भंडार और संचित कोष। इस प्रकार विकास के स्तर के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के हो गए। देखिए नीचे चित्र के माध्यम से भी संसाधनों के प्रकार समझाए गए हैं। जैसे संसाधन मुख्य रूप से 2 तरह के, प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन अर्थात मानव भी संसाधन है, वो संरचनाएं एवं संस्थाएं बनाकर विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। और मानव संसाधन में मात्रा एवं गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण होती है, यानी जितने लोग कार्य में लगे हुए हैं उनकी संख्या क्या है और लोगों में कितनी कुशलता है। प्राकृतिक संसाधन देखिए मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं, नवीकरण योग्य संसाधन, अनवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधनों को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। सतत अथवा प्रवाह, जैसे कि पवन और जल, ये लगातार पृथ्वी पर पाए जाते हैं, प्रवाहित रहते हैं। जैसे जल है तो वाष्पित होकर बादल बनता है, बादल बनकर बरसता है, फिर नदियों के माध्यम से समुद्र तक पहुंचता है। ये प्रक्रिया चलती ही रहती है। ऐसे पवन भी लगातार बहती रहती है, ये भी संसाधन है। और दूसरा है नवीकरण योग्य संसाधन, जैव संसाधन। जैव संसाधन को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक वनस्पति अर्थात वन जो होते हैं, वनों में प्राकृतिक रूप से उगने वाली वनस्पति यानी विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे आदि, और वनों में रहने वाले जीव जंतु। इसी प्रकार अनवीकरण योग्य संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। पुनः चक्रीय संसाधन, जैसे कि धातुएं होती हैं, उनको इस्तेमाल के बाद जब खराब हो जाती हैं, टूट फूट जाती हैं, तो उनको पुनः पिघलाकर नए रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, तो इनको कहते हैं पुनः चक्रीय। अचक्रीय संसाधन, जैसे जीवाश्म ईंधन होते हैं, कोयला है या पेट्रोलियम है, एक बार जल जाने के बाद इनको पुनः इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे संसाधनों के प्रकार, जो कि अभी पिछले पेज में हमने देखा है। संसाधनों का वर्गीकरण किया गया था, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम दिए गए थे। अब उनकी यहाँ पर हम डिटेल पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर पहला था, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। जैव संसाधन, इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य स्वयं भी संसाधन है। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, वनस्पति जाति, प्राण जाति, मत्स्य जीवन तथा पशुधन आदि, ये सभी संसाधन जैव संसाधन होते हैं, क्योंकि ये सब सजीव होते हैं। दूसरा है अजैव संसाधन, वे सारे संसाधन जो निर्जीव होते हैं, अर्थात जिनमें जीवन नहीं होता है, जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए विभिन्न प्रकार की चट्टानें, धातुएं आदि सब संसाधन तो हैं, लेकिन अजैव संसाधन है। दूसरा है समाप्यता के आधार पर, तो समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 तरह के बताए गए थे, नवीकरण योग्य एवं अनवीकरण योग्य। नवीकरण योग्य संसाधन कौन से होते हैं? वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी कहा जाता है। जैसे सौर तथा पवन ऊर्जा, जब तक सूर्य रहेगा उससे ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, जितनी ऊर्जा की जरूरत है उतनी मात्रा में उत्पन्न की जा सकती है। ऐसे ही पवन ऊर्जा, क्योंकि पवन हमेशा रहेगी, तो पवन के द्वारा पवन चक्कियों की संख्या बढ़ाकर ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। जल, वन तथा वन्य जीव संसाधन, ये सब नवीकरण योग्य कहलाते हैं। जैसे जल है, इसका भी चक्र पृथ्वी पर लगातार चलता रहता है। वन भी नष्ट होने के बाद प्राकृतिक रूप से उगते रहते हैं। इसी प्रकार वनों में पाया जाने वाला जीवन अर्थात जीव जंतु आदि। इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में बांटा गया, जो भी पिछले चित्र में दिया गया था, हमने देखा था। दूसरा है अनवीकरण योग्य संसाधन। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। जैसे खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। यानी इन संसाधनों को आसानी से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं, वे तो पुनः चक्रीय हैं, अर्थात एक बार इस्तेमाल करने के बाद खराब होने पर उनको पुनः पिघलाकर
नए रूप में ढाला जा सकता है, और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं, एक बार के प्रयोग के साथ ही वे खत्म हो जाते हैं, जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था कोयला और पेट्रोलियम आदि के बारे में। तो ये सब अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अब देखते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया था: व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो देखते हैं व्यक्तिगत संसाधन कौन से होते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जो संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं, जैसे कि बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं, तो वो भूमि उस किसान की व्यक्तिगत संसाधन कहलाएगी। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं, तो जो लोग भूमि के स्वामी होते हैं वह भूमि उन लोगों की व्यक्तिगत संसाधन होती है। इसी प्रकार शहरों में लोग बड़े बड़े भूखंडों के स्वामी होते हैं, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चारागाह, तालाब और कुओं का जल, जैसे किसानों के पास अपना ट्यूबवेल होता है, आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के उदाहरण हैं। अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची तैयार कीजिए, तो ये आप लोग तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कौन से होते हैं। ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, अर्थात ये किसी एक व्यक्ति के नहीं होते हैं, बल्कि एक समुदाय के जितने भी सदस्य हैं उन सबको उपलब्ध होते हैं। जैसे गांव की सामिलात भूमि, सामिलात मतलब साझा भूमि, जिसको कि हम सार्वजनिक भूमि कह सकते हैं। जैसे चारण भूमि, जिसमें पशुओं की चराई होती है। श्मशान भूमि, जिसमें कि लोगों को मृत्यु उपरांत उनको दफन किया जाता है या उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। तालाब इत्यादि, ये सब सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहलाते हैं। और नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान आदि जो होते हैं, वो किसी एक व्यक्ति की संपत्ति न होकर उस क्षेत्र के पूरे समुदाय की संपत्ति होते हैं। वहां रहने वाले सभी लोगों के लिए वे उपलब्ध होते हैं। इसी प्रकार अगला है राष्ट्रीय संसाधन। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। जैसे मान लीजिए कोई सड़क बनने लगी, किसी व्यक्ति का खेत बीच में पड़ गया, वो रोक नहीं सकता है सड़कों के निर्माण को। हाँ, ये है कि उसके खेत की कीमत से अधिक मुआवजा सरकार उसको दे देती है। कभी कभी तो मुआवजा कई कई गुना अधिक दे दिया जाता है। नहरें और रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई आपने जरूर देखी होंगी। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दे रखा है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील जिसको कि हम नॉटिकल मील कहते हैं, जिसकी लंबाई 22.2 किलोमीटर के बराबर होगी। एक नॉटिकल मील 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। इस प्रकार 12 नॉटिकल मील 22.2 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ तक महासागरीय क्षेत्र यानी समुद्र के तट से 12 समुद्री मील दूर तक का महासागरीय क्षेत्र यानी भूभागीय समुद्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा होते हैं। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं, जैसे कि किसी देश की तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी, ये अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। इसके बाहर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमत के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये हो गए स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के संसाधन। आइए आगे देखते हैं विकास के स्तर के आधार पर संभावी संसाधन। यह वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है। यानी वहां पर सौर प्लांट लगाकर और पवन चक्कियां लगाकर भारी मात्रा में विद्युत उत्पन्न की जा सकती है, परंतु इनका सही ढंग से विकास अब तक नहीं हुआ है। तो ऐसे संसाधनों को संभावी संसाधन कहा गया है, अर्थात इनसे अभी बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं।
अगला है विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित हो चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। देखिए अगला है भंडार। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर हैं, भंडार में शामिल हैं। अर्थात वे मनुष्य की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं लेकिन अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि उनका इस्तेमाल किया जा सके, तो वे संसाधन भंडार कहलाते हैं। जैसे जल, यह दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक होता है और हाइड्रोजन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बन सकता है क्योंकि यह बहुत ज्वलनशील गैस है, परंतु इस उद्देश्य से यानी हाइड्रोजन को ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करने के उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत टेक्नोलॉजी का अभाव है। तो इस प्रकार ऐसे संसाधन जो भविष्य में ऊर्जा का स्रोत बन सकते हैं किंतु आज ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास जिससे कि उनका इस्तेमाल किया जा सके, भंडार कहलाते हैं। अगला है संचित कोष। यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा होते हैं जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। बहुत सी नदियों पर बांध बनाकर उसके जल से विद्युत पैदा की भी जा रही है किंतु भारत नदियों का देश है, यहाँ बहुत सी नदियां हैं और भी अधिक बांध बनाकर अधिक से अधिक बिजली पैदा की जा सकती है परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष हैं जिनका उपयोग भविष्य में और भी अधिक किया जा सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। शेष लेसन को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको लेसन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर करें।